हेलो। गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एंजॉय कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम मैनेजमेंट के कोर्स को पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित आपके साथ लेकर आई हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, आप सबको पता है। मैनेजमेंट कभी भी कोई एक बंदा अगर कोई पॉलिसी बना दे, कोई स्ट्रैटेजी बना दे, उसके बाद वो बोले कि हाँ जी ये मेरी मैनेजमेंट हो गई। नहीं, मैनेजमेंट में क्या होता है, हम सब लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क टू अचीव अ गोल। ठीक है। कोऑर्डिनेशन साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, जिस डायरेक्शंस के अंदर हमें कोई काम दिया गया है वो काम उसी प्रॉपर वे में हो रहा है। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चेक रखता है कि जो हम एक्टिविटीज चाह रहे हैं, जो हम गोल को चाह रहे हैं, क्या काम वो वैसे ही हो रहा है। सच एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज इंक्लूड setting the organization strategy and coordinating the efforts of the staff to accomplish these activities through the application of available resources। जो भी हमारे पास available resources हैं, ठीक है, उन्हीं के बीच में कोऑर्डिनेट करना है। उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना है, नई स्ट्रैटेजी बनानी है। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रैटेजी बना दी उस मशीनरी के हिसाब से, तो क्या वो स्ट्रैटेजी सही रहेगी? हमें तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी के बेसिस पे हम किस तरह से काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और एप्लीकेशन जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसी का हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से बेनिफिट उठा सके। ठीक है। मैनेजमेंट कैन ऑल्सो रेफर्स टू द सीनियोरिटी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टाफ मेंबर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सीनियोरिटी स्टाफ स्ट्रक्चर भी हम चेक करते हैं, ताकि वो जो मेंबर्स हैं किस तरह से अपनी सीनियर पोजीशन पे अगर हैं तो उनके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि कोई भी काम या कोई भी पॉलिसी अगर एग्जीक्यूट करवानी है तो वो किस तरह से करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस दे कैन डू इट इन अ बेटर वे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज अ लाइक अ फ्यूल। ठीक है। मैनेजमेंट अगर प्रॉपर अच्छे से मैनेजमेंट है ना, तो वो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग जो है डे टू डे एक्टिविटीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट विल like as a fuel so that our organization really grow and work in proper manner। ठीक है। एंड वी कैन अचीव आउट गोल्स। ठीक है, सो दैट वी कैन अचीव इजीली अचीव अवर गोल्स। लाइक देखिए, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उसमें आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या करी जाती है कि कोई भी पार्ट आ गया, कोई भी नया प्रोजेक्ट आया, तो सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। गवर्नमेंट ने प्लान दे दिया, हमें कोई प्रोजेक्ट दे दिया, हम उस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, कितने टाइम पीरियड के लिए आया है, तो वो सब के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लान करने के बाद हमने कुछ मॉड्यूल्स डिसाइड कर लिए कि हमें कुछ स्टाफ मेंबर्स चाहिए, कुछ हमें बजट चाहिए, कुछ हमें एक्टिविटीज चाहिए जो हम मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें करनी है। ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या करा, हमने ऑर्गेनाइज करना शुरू करा कि हमने इस पार्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली, यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कर ली। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टाफिंग। ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज तो कर लिया, लेकिन स्टाफ चाहिए हमें उस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। गवर्नमेंट ने तो एक प्रोजेक्ट किसी डिपार्टमेंट को दिया, लेकिन वो खाली डिपार्टमेंट में काम जो करेगा वो तो लोग ही होंगे, तो वी नीड स्टाफिंग फॉर दैट। ठीक है। अब इस स्टाफ को बार बार डायरेक्ट करने के लिए हमें डायरेक्टिंग अथॉरिटी भी चाहिए, जो उन्हें डायरेक्ट करे कि इस प्रोजेक्ट को हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है। और साथ में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है। डायरेक्शन के साथ साथ ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज भी होती हैं कि किस तरह से ये जो काम है वो कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल के लिए प्रोजेक्ट आया उसको 5 साल लेके चले हैं। ठीक है। जैसे आप कोई भी डिग्री करते हैं, मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन उसका 5 इयर्स है, एक्सटेंड उसको 2 इयर्स हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो
फिर भी उस पार्ट को और आगे एक्सटेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। मतलब विद इन टाइम पीरियड हमें उसको काम को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह प्लानिंग की हायरार्की आ जाती है। कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्लानिंग प्रोसेस है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, मिशन होता है। यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, उसको कंप्लीट करने का हमारा मिशन है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ मैं पीएचडी कर लूँ, तो ये मेरा मिशन हो गया। अब मिशन के लिए मुझे क्या चाहिए, गोल्स और ऑब्जेक्टिव चाहिए कि मैं रिसर्च तो करनी है, ठीक है, मुझे पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करनी है, लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे अपना एक गोल चाहिए या ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, किस पार्ट पे, किस टॉपिक पे करूंगी। अब उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी डिसाइड करती हूँ। स्ट्रैटेजी में क्या हो गया कि स्ट्रैटेजी में हमने डिसाइड किया कि मैंने क्वेश्चनियर करना है, कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर की स्टडी करनी है किस तरह से, या कोई नए प्रोटोकॉल पे स्टडी करना है, कहीं कोई नेटवर्क की डिवाइसेस को स्टडी करना है, ठीक है, या मुझे मेडिकल साइंसेस की किसी पार्ट को, मशीन लर्निंग पे काम करना है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने स्ट्रैटेजी बना दी कि अब मुझे जो गोल और ऑब्जेक्टिव मिले थे उस स्ट्रैटेजी को डिसाइड करेंगे कि मुझे इस जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करूंगी, क्या मेरे प्लान रहेंगे, क्या मेरी पॉलिसीज रहेंगी। अब जो मैंने प्लान और पॉलिसीज बनाई हैं, क्या उसके लिए जो मैं प्रोसीजर्स लगा रही हूँ वो प्रोसीजर सही हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा साइंसेस के बच्चे, साइंसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत टाइम अपने लैब्स में रहते हैं और बहुत टाइम तक अपने प्रोसीजर्स करते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, और उसके बाद जाके उनको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, कई बार, हर बार तो ऐसा नहीं होता कि जो उन्होंने वो प्रोसीजर किया, जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, उसका रिजल्ट उन्हें एग्जैक्टली मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो प्रोसीजर्स को बार बार चेक करेंगे। उसके बेसिस पे क्या होता है, जब एक प्रोसीजर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया तो वो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। तो एक तरह से उनके पास क्या बन गया, एक रूल बन गया। अब उस रूल के बेसिस पे फर्दर और भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई प्रोग्राम्स करते हैं, और उसके बाद वो बजट को भी डिसाइड करते हैं कि विद इन बजट ही उनका काम होना चाहिए। मेनली क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब भी हम कितना भी डिसाइड कर लें, हम मिशन भी कर लें, गोल्स ऑब्जेक्टिव कर लें, स्ट्रैटेजी कर लें, पॉलिसी कर लें, अब मैं चाहे कितना भी सोच लूं, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देखना पड़ेगा, बजट। कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आया है तो उसके साथ क्या आता है, पैसा भी आता है। गवर्नमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उनके साथ क्या आएगा कि वो प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट के साथ साथ पैसा भी आया, कि और साथ में रूल्स भी आते हैं, स्ट्रैटेजी भी आती है कि हाँ जी इस पे इतने लोग अपॉइंट होंगे, उनकी ये सैलरी होगी। लेकिन कुछ लोग आप लोग भी यूज कर सकते, आप लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं, और इस अपॉइंटमेंट में आप उन लोगों को कितना पैसा देंगे। तो इस तरह से एक तरह से हायरार्की ऑफ प्लानिंग चलती है कि डिटरमाइन करते हैं हम सिचुएशन को। ठीक है, सिचुएशन कैसी रहेगी, फिर इवेल्युएट करते हैं जो हम गोल्स लेके चल रहे हैं, क्या वो इवेल्युएट, क्या उनकी फिजिबिलिटी है उन गोल्स की कि हम उसको अचीव कर पाए, और फिर हम उन गोल्स को अचीव करने में हमें रिस्क कितना है, रिस्क की एनालिसिस करते हैं। साथ में जब रिस्क का एनालिसिस कर लिया कि नहीं, ये चार चार मेथड्स हैं, चार मेथड्स में से किसी एक को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर वो एक मेथड हमारे सामने आ गया तो उसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, प्लान को क्रिएट करेंगे। प्लान को क्रिएट करने के बाद हमने क्या सोचा, अब जो प्लान क्रिएट किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रिएट तो कर लिया लेकिन तब तक काम नहीं होगा जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट करा, फिर रिव्यू एंड रिवाइज प्लान। ठीक है, रिव्यू भी करेंगे जो जो हम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, और उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं। तो इस तरह से आपका क्या चलता है, प्लानिंग का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिटरमाइनिंग टारगेट्स। हमें अपने टारगेट्स को डिटरमाइन करना है। अब ये देखिए आपका पूरा पार्ट जो है वो साइकिल में चल रहा है। अब ये मतलब बार बार हमें चीजों में कुछ एक चेंजेस करके फिर से हम अपने टारगेट्स को रिव्यू करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, और टारगेट कर डिटरमाइनिंग कर रहे हैं हम टारगेट्स की, कि हमने कौन कौन से टारगेट रखे हैं और उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या एक्शंस लेने हैं।
ठीक है, तो यहाँ हमने डिटरमाइन कर दिए एक्शंस। एक्शंस के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर आ जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस। अब ये एक्शन ऐसा नहीं हो कि 4 एक्शन हमने डिसाइड करे और 4 एक्शंस अपनी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, नहीं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मीन्स आपस में ही एक दूसरे से मिलकर प्रॉपर गोल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो हमने टारगेट अचीव किया है उस टारगेट को अचीव करने पे जो हम डिटरमाइन करके बैठे हैं टारगेट को, वो टारगेट हमें अचीव भी करना है। सो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमें क्या करना है ऑर्गेनाइजिंग में, हमें जो प्रोसेस है, जो एक्शंस हैं, ठीक है, जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं एक्शंस या जो हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उन एक्शंस को अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो हम टुवर्ड्स द टारगेट हम धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब सब लोग अपना अपना काम प्रॉपरली अच्छे से करेंगे तो नो डाउट वी कैन अचीव अवर टारगेट्स इन अ सिंसियर मैनर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बचा असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, ड्यूटीज तो कर दी, लेकिन ड्यूटीज ही काम नहीं होती ना, थोड़ी बहुत उसको फ्रीनेस भी दो, फ्रीडम भी दो, ताकि वो पर्सन इजीली अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि हॉलीडे दी जाती है, संडे मिलता है हमें, बीच बीच में हॉलीडेज मिलती हैं। तो हॉलीडे का मतलब ये थोड़ी है कि आप मजे करके आओ, हॉलीडे का मतलब ये होता है कि जब भी मेरा पर्सन दोबारा ड्यूटी पे आएगा तो वो थोड़ा रिफ्रेश होके आएगा। अगर हम एक ही प्रोसीजर में चलते रहेंगे, हम अगर एक ही प्रोसीजर को फॉलो करते रहेंगे, अगर हम बोले कि हम रोज मिठाई खाते रहेंगे और मुझे एक तरह की मान लीजिए रसगुल्ले पसंद है, तो मैं रोज वो रसगुल्ले खाती रहूंगी, तो क्या वो सेम रहेगा? तो असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको थोड़ी फ्रीडम भी देनी है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल्स। जब हम असाइनमेंट देते हैं, किसी अथॉरिटी को असाइन करते हैं, कोई वैल्यूज, कोई अथॉरिटी देते हैं, तो साथ साथ में हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। जो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, जो हमने टारगेट बनाए थे, उस पे हमारे पास जो जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन वे में क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपने चार्ट्स और मैनुअल्स भी बनाएगी। ठीक है, चार्ट्स और मैनुअल से आप सब लोगों को पता है, जो भी डायरेक्टर्स होते हैं जब वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं कहीं पर भी, तो वहां पर वो क्या करते हैं, फॉर्मुलेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल्स। जो भी चार्ट्स और मैनुअल्स, मतलब चार्ट्स बताते हैं और साथ में मैनुअल्स, तो यही ऑपरेटिंग लेवल जो है उन मैनुअल्स को फॉलो करता है। जैसे हम कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लेते हैं, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम मैनुअल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हमने अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटी के साथ साथ हम उसको मैनुअल्स भी दे देते हैं कि भाई ये तेरी ड्यूटीज है, ये तुमने ड्यूटीज किस तरह से करनी है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग एक्शंस। ठीक है, चार्ट्स और मैनुअल्स के साथ साथ हमें क्या करना है, उन सबके एक्शंस को भी ऑर्गेनाइज करना है कि ठीक है, अगर आपकी ड्यूटी है, आप ड्यूटी पे हैं, तो इस टाइम में आप ये एक्शंस करेंगे, आप यहाँ यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, आपने इस काम को इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। जब वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वही काम करता है जैसा उसको डायरेक्ट किया गया है, तो हम धीरे धीरे अपने टारगेट्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ऑर्गेनाइजिंग आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टिंग एंड कमांडिंग। डायरेक्टिंग एंड कमांडिंग में क्या होता है, इन्फ्लुएंस पीपल सो दैट दे विल कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप गोल्स। ठीक है, डायरेक्ट करना और साथ में कमांड भी करना। आप लोगों ने देखा होगा कि हर पार्ट में, हर चाहे वो ऑपरेटिंग लेवल हो, स्ट्रेटेजी लेवल हो, कहीं ना कहीं एक पर्सन ऐसा होता है जो लीडर होता है। लीडर का मतलब ये है कि उस पर्सन में क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लोग उसको सुनते हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग उसको अपना आइडल मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह की कैपेबिलिटी है, इन्फ्लुएंस कर सकता है वो लोगों को। तो ऐसे पर्सन को हम लीडर बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जो लोगों को अपनी बात पहुंचा सके, सो दैट दे विल कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप गोल्स। ठीक है, ताकि ग्रुप के गोल्स जो भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, उसको हम इजीली एग्जीक्यूट कर सके।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ इशूइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशन आर कैरिड आउट एज प्लान। ऑपरेशंस जैसे प्लान किए गए हैं ना वैसे ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा इन्फ्लुएंस में आके वो काम कुछ और ही होना शुरू हो जाए वहां पर, नहीं, सेम वैसा ही होना चाहिए जैसी स्ट्रेटजीज प्लान की गई हैं। इट इज टेलिंग दैट एम्प्लॉय व्हाट टू डू एंड सीइंग टू इट that they do the best of their ability। जो भी उनकी एबिलिटी है, ठीक है, उसको कंप्लीटली उस मेथड से उसको कर सके। तभी जब हम किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी एबिलिटी चेक की जाती है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि हम उसको जिस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं वेदर ही और शी मे बी एबल टू कंप्लीट देयर टास्क और नॉट। ठीक है, तो ये सारी क्या करी जाती है, डायरेक्टिंग करी जाती है कि भाई जिस पर्सन को हमने अगर प्रोग्रामर को रखा है तो वो प्रोग्रामर क्या करेगा, अपने हिसाब से एक बेस्ट प्रोग्राम, एक बेस्ट ऐप या बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करके दे सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है, एज पर देयर एबिलिटी। हमने इन्फ्लुएंस भी देखा और साथ साथ में यहाँ देखा कि किस तरह से एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करना है और जो भी पर्सन है वो बेस्ट देयर कैपेबिलिटी उस टास्क को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी ये डिम है इमेज, लेकिन आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्या है, सेल्फ लीडरशिप। ठीक है, सबसे पहले हम पर्सन जो है वो अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। ठीक है ना, अगर आपको पेपर में हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अपने आप को मोटिवेट करोगे। कोई दूसरा पर्सन आपको कितना भी मोटिवेट करता रहे, लेकिन जब तक आप अंदर से खुद मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप काम कैसे करेंगे। तो हमेशा क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, सेल्फ लीडरशिप होनी चाहिए। और सेल्फ लीडरशिप यानी कि जो पर्सन दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो क्या करे, वो बॉस को भी लीड कर सके, यानी कि बॉस तक भी, इस जो ऑपरेटिंग लेवल पे लोग होते हैं उसको बॉस तक भी अपनी बात पहुंचाने की हिम्मत होनी चाहिए और बॉस भी एटलीस्ट उसकी बात सुने समझे। नेक्स्ट क्या होता है, लीडिंग अदर्स, और लोगों को लीड कर सके, लीडिंग योर टीम। ठीक है, सबको इस तरह से वो लीड कर सके। नेक्स्ट आता है जी कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शंस टू इंश्योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब काम किया जाता है तो हमेशा क्या करा जाता है, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं कि अंडर कंट्रोल जब हम कर रहे हैं तो बंदा, जो पर्सन है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, और जब हम उसको थोड़ा फ्री करके रख रहे हैं हो सकता है वो काम उस टाइम और भी अच्छा करे। तो कंट्रोलिंग में क्या कहते हैं, अब कंट्रोलिंग ऐसा नहीं होता कि जो सामने से देख के पर्सन सुपरवाइजर है या जो सीनियर मैनेजर है वो सामने बैठ जाए, जी हाँ जी ये काम कैसे कर रहा है, नहीं, जब उसको थोड़ी फ्रीडम भी देते हैं तो वो काम कैसा कर रहा है, ये अलग अलग लेवल्स होते हैं। So the process of measuring performance and taking actions to ensure desired results, ताकि हमें desired results मिल सके, तो वो मुझे कैसे काम करवाना है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऊपर रहता है। So it helps ensure that objective and accomplishments are consistent with one another throughout an organization। ठीक है, तो इंश्योर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे अब कंप्लीट होगा, किस तरह से हम अपने टास्क को अकम्प्लिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे, अकम्प्लिशमेंट होता है कंप्लीट करना, और कंसिस्टेंट वे में। ऐसा नहीं कि आज तो हमने बहुत काम कर दिया कल हमने काम ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट वे में विद वन अनदर थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक जैसा बिहेवियर रखकर हमें किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है, इट हेल्प्स मेंटेन कंप्लायंस विद एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, हमने कंप्लायंस को भी मेंटेन रखना है, जो भी हमें रूल्स और पॉलिसीज के अंदर ही रहकर उस काम को एग्जीक्यूट करना है। डन वेल,
It ensures that the overall directions of individuals and groups are consistent with short and long range plans. ठीक है, अब शॉर्ट रेंज प्लान है तो उसको अलग तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी डायरेक्शंस अलग होंगी। अगर शॉर्ट रेंज में मान लीजिए थोड़े दिन में मुझे कोई बड़ा टास्क एग्जीक्यूट करना है, मान लीजिए पेपर को रह गए 4 दिन और मुझे बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो सेम वैसे ही होता है कि ओवरऑल डायरेक्शंस डिपेंड करती है इंडिविजुअल्स पे और ग्रुप ऑफ कंसिस्टेंट विद द शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज प्लान्स। अगर लॉन्ग रेंज प्लान्स है तो 1-2 दिन डिले भी हो जाता है तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट जो शॉर्ट रेंज में अगर मुझे कंप्लीट करना है कोई टास्क तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एक जैसा क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, अपने आप ब्रॉड पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। ठीक है, आई होप आपको कंट्रोलिंग भी अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, हर एक लेवल पे हमें कुछ ना कुछ फीडबैक मिलती है। अब उस फीडबैक से हम क्या करते हैं, तो उस फीडबैक को हम फिर से पॉजिटिव वे में अगर लगाएंगे तो नेचुरली वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक्शन बन जाएगा। जैसे किसी कंपनी में कोई स्टैब्लिशमेंट करी स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, स्टैंडर्ड्स की स्टैब्लिशमेंट करी और यहाँ पर क्या करा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जिस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया था, क्या पर्सन उसी एक्चुअल परफॉर्मेंस के उसी स्टैंडर्ड पे अगर काम कर रहे हैं तो हमें कितनी एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल रही है। अगर वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मुझे परफॉर्मेंस जितना हमने डिसाइड किया था, क्या हमें वैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से वापस देखो फीडबैक यहाँ चली जाएगी स्टैंडर्ड पे, ताकि स्टैंडर्ड्स में चेंजेस किए जा सके। नेक्स्ट क्या होता है, अगर वैसी परफॉर्मेंस मिल रही है तो कंपैरिजन करते हैं ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ क्या करा, चेक करा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस देखो फीडबैक जा रही है, परफॉर्मेंस पे फिर से जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, देखिए स्टेप 4 में आ रहा है करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी, अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये फीडबैक यहाँ से फिर से वापस स्टैब्लिशमेंट स्टैंडर्ड पे चली जाएगी। फिर हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड से, और फिर अगर उसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हम फिर से फीडबैक देंगे और फिर से स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंजेस होंगे। लास्ट पार्ट है बेटा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 लोगों की भी है और कई कई जगह 200 लोगों की भी है, कई जगह 2000 लोगों की भी है, तो वहां पर जो काम करते हैं वो मशीनरी नहीं, पहले तो लोग चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, किसी भी फंक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैन पावर। क्या चाहिए, मैन पावर की प्लानिंग चाहिए कि कितने लोगों को हमने लगाना है, कितने लोगों की रिक्रूटमेंट करनी है। देखो मैन पावर प्लानिंग आ गया, लोगों हमने सोच लिया, अब हमें जितने लोग चाहिए हम उनको रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट करने के लिए जैसे गवर्नमेंट में होता है 1:10 रेशियो, ठीक है, कुछ इस तरह से बुलाते हैं कि एक पोस्ट पे 10 लोगों को बुला लिया, जो उसमें सबसे बेस्ट था उसको रिक्रूट कर लिया। तो हमने सिलेक्ट कैसे करा, सिलेक्टिंग के मेथड क्या है, सिलेक्टिंग के बाद फिर हमने ऑपरेशन चेक करा, ठीक है, ओरिएंटेशन दिया, उसका ओरिएंटेशन करा, फिर क्या करा हमने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी। ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है, ये काम है और आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर उसमें कहीं कोई कमी होगी तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद जब उसको ट्रेनिंग बिल्कुल सही हो जाती है तो उसकी अप्रेजल आ जाती है कि हाँ जी ये पर्सन अब इस काम को करने के लिए बिल्कुल एक्टिव है, मतलब ये इस काम को बिल्कुल अच्छे से कर सकता है। सो दैट कम्स इनटू द अप्रेजल। जब ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है तो यहाँ पर कंपनसेशन भी मिलता है उसको, यानी कि अब वो पर्सन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो मैन पावर हमने रिक्रूट करी थी, सिलेक्ट करी थी, उसकी ओरिएंटेशन हुई थी, फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हुई, अप्रेजल मिली, अप्रेजल के बाद वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं साथ साथ में। और जब वो काम बहुत अच्छे से एफिशिएंट हो जाता है अपने टास्क में तो हम उसको प्रमोशंस देते हैं। आई होप कि आपको ये सारा पार्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो अगेन
I am giving you a super thank you to all of you. I hope you all of you are enjoying the classes. अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे फीडबैक सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा बेटर वे में अच्छे से लेक्चर्स डिलीवर कर सकूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।